खान साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जो पाकिस्तान है वो आईटी एक्सपोर्ट्स में तरक्की तो बहुत कर रहा है आईटी की इस इंडस्ट्री में, लेकिन बांग्लादेश से बहुत पीछे है। भारत में आईटी जो है वो बहुत तरक्की करे, इसकी क्या रीज़न है और पाकिस्तान मज़ीद फ्लरिश करने के लिए स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। इसमें जी मेनली वजह यह है कि पिछले 20 सालों में हमारी जो गवर्नमेंट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं, उनकी तरफ से सिर्फ एक इनकम टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया जाता है। जबकि आप इंडिया में जाएं तो इंडिया में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स इंडिया ने बनाई हैं, बांग्लादेश पिछले 2-3 साल से बना रहा है। उन जोन्स में तमाम इनकम एग्जाम्प्ट होती है, ना सिर्फ बल्कि और बेनिफिट्स लाइक बिजली सस्ती और सस्ती ज़मीन कंपनीज को दे दी जाती है ताकि वो लीज के ऊपर अपनी बिल्डिंग्स बनाए, किस्तों में ज़मीन दे दी जाती है। बिजली सस्ती के अलावा वहाँ पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स अलाउ की जाती हैं कंपनीज को। जबकि हमारे मुल्क में सिर्फ एक बेनिफिट मौजूद था जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो ज़्यादातर अपने बलबूते पे समझ लें कि बगैर किसी पॉलिसी के ग्रो हुई हैं। तो अब गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली इंडिया और बांग्लादेश जो है वो बहुत आगे निकल गए। इंडिया इस वक्त 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट्स कर रहा है और बांग्लादेश जो है वो तकरीबन उन्होंने 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपने आईटी सेक्टर को एक पॉलिसी के तहत लेके चले हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी कोई पॉलिसी मौजूद नहीं थी। ये आप बात तो कर रहे हैं मतलब इस बारे में आपने बात की। अच्छा, पहले हरमीत बात कर ले, फिर मैं करता हूँ। जी हरमीत। जी 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 मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश और भारत की जैसा रोमा ने बात कर दी, तो वहां तक पहुंचने के लिए अब है मजीद क्या इकदाम करने होंगे, कितना आगे निकलना, क्योंकि जारी बात है कि बड़ी मेहनत करनी होगी दोबारा इस इंडस्ट्री में नाम बनाने के लिए। नौजवानों को इस वक्त अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो बहुत शरह बढ़ रही है, तो नौजवान आईटी की इस इंडस्ट्री से मुस्तकबिल में क्या क्या फायदे उठा सकते हैं और हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है, क्या पॉलिसियां ला रही है? देखिए जी, इसमें अभी तो ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, बट ये है कि पॉलिसी पे काम हो रहा है और फर्दर फ्यूचर में लग रहा है कि कुछ बेनिफिट्स वगैरह मिल जाएंगे। ये एक ऐसा सेक्टर है जी जो सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट कर सकता है। फिलिपीन जैसे मुल्क में तकरीबन 4 मिलियन लोग जो हैं वो आईटी के अंदर एम्प्लॉयड हैं और इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई बंदा प्रोग्रामिंग करता हो या हाई एंड कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो तो वही काम करे। इसमें इंग्लिश बोलने वाले जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं या नॉर्मल इंग्लिश समझने वाले लोग हैं या जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, उनके लिए भी 30-30, 40-40, 50 हज़ार की जॉब इसमें जनरेट हो जाती है। इस वक्त आईटी इंडस्ट्री के ये हालात हैं कि 2-2, 3-3 साल एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो लाख लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे मुल्क में वो ग्रेजुएट क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही और जो कम लोग इंडस्ट्री में हैं वो ज़्यादा सैलरी डिमांड कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट को इस पर काम करना पड़ेगा, ऐसे प्लान बनाने पड़ेंगे कि इंडस्ट्री के साथ मिल के लोगों को जो ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में से निकल रहे हैं वो इंडस्ट्री रेडी हों। अच्छा, ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ का मसला नहीं है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स अच्छे हैं जो तकरीबन 5-6 हज़ार, मैं कहूँगा 35,000 ग्रेजुएट्स हम प्रोड्यूस करते हैं। तो बाकी जो 5,000 के अलावा हैं वो तकरीबन वो उनकी परफॉर्मेंस जो है उनको बेहतर करना होगा। अगर हम उसको बेहतर कर सकते हैं तो ये पाकिस्तान में इवन हम इसमें सालाना 1 लाख लोग खपा सकते हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो इतने लोगों को जॉब जनरेट करके दे सकता है। इसमें हमें ये देखना होगा कि पूरी दुनिया में स्पेशली इंडिया में और फिलीपींस में उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं, ईज़ ऑफ बिजनेस इतना आसान किया है। हमारे सेक्टर में जनरली 4 किस्म की कंपनीज होती हैं। एक वो कंपनी होती है जो अमेरिकन फॉर एग्जांपल या ब्रिटिश कंपनी है या यूरोपियन कंपनी है, लाइक IBM, स्टारा डाटा और ये बड़े नाम होते हैं बड़े, जो कि जिन्होंने इंडिया में 2-2, 2.5 लाख लोगों के सेटअप एक एक कंपनी ने लगाए हुए हैं। तो हमारे पास अभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है या ईज ऑफ बिजनेस नहीं है जिससे हम इस तरह के बड़े नामों को ट्रैक कर सकें, क्योंकि ये ज्यादा जॉब जनरेट करती है। अच्छा, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉपर प्लान नहीं है, जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं स्पेशली जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ उस तरह से मयार की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लानिंग करें। तो आप क्या समझते हैं उसके लिए क्या प्लान जो है वो गवर्नमेंट दे सकती है? क्या प्लान जो है, स्ट्रेटजीज जो है वो तरतीब दी जा सकती हैं ताकि उनको भी अच्छे तरीके से इस चीज़ में इंगेज किया जा सके? देखिए जी, सबसे ज्यादा नॉलेज तो इस वक्त इंडस्ट्री में अवेलेबल है। तो इंडस्ट्री के लोगों को इस वक्त किसी किस्म का जो इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज हैं, हम अपनी कंपनी से मैं भी अपनी कंपनी से लड़कों को भेजता हूँ लेकिन पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन चैलेंज वही होता है कि हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादातर ग्रेजुएट लोग होते हैं, BS उन्होंने किया होता है। यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं जी मास्टर लोग होने चाहिए। अच्छा, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना होता है कि जब वो जाके पढ़ाते हैं तो लोगों पर इम्पैक्ट आता है। तो हमने एक रिक्वेस्ट ये की थी गवर्नमेंट को कि जी आप ये जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के अंदर से फॉर एग्जांपल 1000 लोग, 2000 लोग
जाके शाम को या वीकेंड्स पे यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाएं, ताकि 25,000 20,000 लोगों पे इम्पैक्ट आए, 30,000 लोगों पे इम्पैक्ट आए और वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही इंडस्ट्री रेडी हो जाए। अभी अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनका ज़्यादातर ध्यान रिसर्च पेपर्स पे होता है, यूनिवर्सिटीज का जो इंटेंट होता है वो रिसर्च पे होता है। तो अंडर ग्रेड जो है वो क्वालिटी वो बहुत यूनिवर्सिटीज के अंदर पुअर होती है। स्पेशली पीएचडी को यूनिवर्सिटी जो है वो 500-600 हज़ार रुपया पर आवर दे रहा होता है, तो हमारे लोगों के लिए कोई ज़्यादा इंसेंटिव नहीं होता। तो यही होता है कि जो 20-30 कंपनियां 40 कंपनियां ज़्यादातर अपने सेल्फ या सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लोगों को भेज देती हैं। अदरवाइज यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी खातर खाना पेमेंट है ना, इंकरेज किया जाता है कि इंडस्ट्री से लोग आएँ और पढ़ाएं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के अंदर, एकेडेमिया के अंदर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ना होने के बराबर, और जो लड़के आते हैं उनको इंडस्ट्री का बिल्कुल पता ही नहीं होता कि वो इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। जी अच्छा, ये बताइए कि ये जो टैक्स की पॉलिसी का मतलब बात हो रही है कि टैक्स लगा दिया जाए, और मतलब हो आप लोगों को तशवीश है उस हवाले से, आप क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट कर रहे हैं, इसको मज़ीद ग्रो करवाने के लिए क्या किया जाए? फिर देखिए जी, इसमें मुल्क के लिए दो स्ट्रेटजीज हैं, या तो हम पे टैक्स लगा दें या हमें रेगुलेट करें और अपने टैक्स टारगेट हम आईटी से पूरे करें। दूसरा ये बात है कि अगर गवर्नमेंट छूट देती है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम अभी टैक्स नहीं लगाते, या ये जो टैक्स क्रेडिट रजीम है जो लाए हैं अभी, ये आईटी इंडस्ट्री को रेगुलेट करना चाह रहे हैं कि हम मेक श्योर करें, इवन ये भी फोर्स करें कि बाहर की जो कंपनियां हैं वो जबरदस्ती उनको मेक श्योर करें कि वो पाकिस्तान पैसे लाएं। वो कैसे पैसे पाकिस्तान बाहर से लाएंगी? वो मल्टीनेशनल्स की कंपनीज हैं, वो बड़े बड़े इंटरनेशनल नाम है। आप कैसे एप्पल को या सैमसंग को फोर्स कर सकते हैं कि वो अपने ग्लोबल प्रॉफिट्स पाकिस्तान लेके? हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो कंपनियां पाकिस्तान में अपने एम्प्लॉयज रखें ताकि यहाँ पे जॉब जनरेट हो और डॉलर्स आए।